तो कैसे हैं आप सभी। आइए स्टार्ट करते हैं पावर शेयरिंग का नया चैप्टर वन शॉर्ट रिवीजन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं ना। इसके लिए ना आपको बहुत बेसिकली इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना होगा और कोशिश यही करनी होगी कि ये चैप्टर ना एक सिंगल शॉट में खत्म हो जाएगा। इसमें बार बार ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत नहीं है और एक बहुत ही ईजी चैप्टर, ठीक है। पावर शेयरिंग, सबसे पहले वाई पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग से ना चीज़ों में क्या आएगी, इफिशियंसी आएगी, और जितनी ज़्यादा चीज़ों में इफिशियंसी आएगी वर्क डन उतना इफिशियंट होगा और लोगों को एक प्रकार से ज़्यादा इफिशियंसी वाला माहौल मिलेगा, ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी और एक सोसाइटी में पीस इस्टेब्लिश होना 100% तय है। तो डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो क्या होती है पावर शेयरिंग, अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सबसे पहले अमंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज टू एंश्योर पीस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो एक एक करके ना अपन सबसे पहले वर्ड्स को पकड़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या क्या होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है? तो हाँ, बिल्कुल है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी है या तो वो किसी लॉ के थ्रू एग्जिस्टेंस में आई है या फिर वो ऐसी बना दी गई हैं, ठीक है, लॉ के थ्रू जैसे एग्जिस्टेंस में आई है। नेशनल वुमेन कमीशन, ये सारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। एक्चुअली में इनका कॉन्स्टिट्यूशनली किसी भी तरीके से उल्लेख या लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ऑल दो ये हमारे एग्जिस्टेंस में है और ये एक प्रकार से काम करती है सारी यूनिट्स, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो, टू एंश्योर पीस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना अपन डिफरेंट केसेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले केस देखेंगे बेल्जियम के बारे में। तो बेल्जियम में ना 59% डच स्पीकिंग लोग हैं। कितना परसेंट डच स्पीकिंग है? 59%। 40% क्या है, फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं। 59% जो डच स्पीकिंग है वो फ्लेमिश रीजन में, वेयर एज वेलोनिया रीजन में क्या है, 40% फ्रेंच स्पीकिंग, और बेल्जियंस जो हैं वो जर्मन स्पीकिंग है। वेयर एज ब्रुसेल्स की बात करें तो 80% फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% क्या है, डच स्पीकिंग है। क्लियर हुई ये बात? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है बेल्जियम का मैप। यहाँ पे आप देख सकते हो बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में याद रखना EU दैट इज यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि बेल्जियम ने क्या ऐसा किया जिसके कारण उसकी डाइवर्सिटी एकोमोडेट हो गई। तो याद रखना एनसीईआरटी में ये टॉपिक बाद में दिया हुआ है, लेकिन अपन इस टॉपिक को पहले पकड़ेंगे और बेल्जियम का पूरा केस एक साथ स्टडी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बेल्जियम ने ना सबसे पहले याद रखना कितने टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, 4 टाइम्स। कब से कब? 1970 से लेके 1993 तक। उसमें कुछ चीज़ें उसने बहुत अच्छे से ऐड की ताकि वो कोशिश कर सके कि अपनी डाइवर्सिटी को ना एकोमोडेट कर सके। क्या कर सके? अपनी डाइवर्सिटी को एकोमोडेट कर सके और इससे ना ज़्यादा स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश होगी सोसाइटी में। तो सबसे पहले उसने क्या किया? सबसे पहले उसने किया कि एक प्रकार से आप इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स प्रोवाइड करा दो, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो या वो मतलब किसी भी लेवल पे हो, जिससे लिंग्विस्टिक ग्रुप के लोग इक्वल रिप्रेजेंटेशन पा सके, सेंटर और स्टेट लेवल दोनों ही जगह पे। नेक्स्ट काम इसने किया कि पावर शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट वेयर स्टेट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। मतलब आपने पावर शेयरिंग कर दी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट इन्होंने काम क्या किया कि सेपरेट गवर्नमेंट बना दी। किसके लिए? ब्रुसेल्स के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। और उसके बाद कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय देयर ओन लिंगुअल ग्रुप फॉर देयर डेवलपमेंट। ये बहुत अच्छा स्टेप है। इससे क्या हुआ कि लोकल लेवल पे जो भी डिस्प्यूट हो सकते थे उसको शॉर्ट आउट करने के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट भी किसने बना दी थी? बेल्जियम ने बना दी थी। और पूरी की पूरी डाइवर्सिटी को, भाई साहब, पूरी की पूरी किस चीज़ को? डाइवर्सिटी को बेल्जियम ने एकोमोडेट कर लिया। किस चीज़ को? डाइवर्सिटी को, ठीक है। अब यहाँ पे डाइवर्सिटी किस बेसिस पे थी? तो लिंगुअल बेसिस पे थी। किस बेसिस पे थी? लिंगुअल, मतलब भाषाई आधार पे यहाँ पे डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती थी। तो ये था भाई साहब बेल्जियम का केस, जिसमें बेल्जियम ने ना बहुत अच्छे तरीके से पावर शेयरिंग का कंसेप्ट यूज करके अपनी डाइवर्सिटी को एकोमोडेट कर लिया। नेक्स्ट केस हम बात करेंगे श्रीलंका की। तो ये आप मैप देख सकते हो श्रीलंका का, ठीक है। यहाँ पे पूरा केस दिया हुआ है श्रीलंका के कि श्रीलंका में किस तरीके से चीज़ें देखने को मिली। जैसे पहले वहाँ पे देखते हैं सिंहाला स्पीकिंग, कितना 74%, जो कि बुद्धिज्म एक प्रकार से फॉलो करता था रिलीजन, और ज़्यादातर वहाँ पे बुद्धिस्ट थे। तमिल स्पीकिंग 18%, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। वेयर एज श्रीलंकन तमिल्स, जो श्रीलंका के ही ओरिजिनेटेड थे लेकिन तमिल स्पीकिंग थे, 13%, और इंडियन तमिल 5%। अब मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर ये इंडियन तमिल कहाँ से आ गए? तो भाई साहब इंडेंजर्ड लेबर, याद है ना, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा इंडेंजर्ड लेबर के बारे में कि इनको ले जाया जाता था एक देश से दूसरे देश ताकि उनसे क्या कराया जा सके,
काम कराया जा सके। तो ये है ना श्रीलंका का मैप, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैप है, आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या है, ये इंडिया के थोड़े ही सही है, इंडिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे क्या है, श्रीलंका का मैप। और इस तरीके से ना श्रीलंका में एथनिक कंपोजिशन के 74% सेहाला, 18% तमिल्स, और जिसमें से भी बाकी 13% श्रीलंकन तमिल और 5% इंडियन तमिल रहते थे। अब श्रीलंका ने भाई साहब एक चीज़ को फॉलो करते थे, और उस चीज़ को क्या बोलते हैं, मेजॉरिटेरियनिज्म। क्या बोलते हैं, श्रीलंका क्या फॉलो कर रहा है, मेजॉरिटेरियनिज्म के कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है। मेजॉरिटेरियनिज्म क्या कहता है, तो भाई साहब मेजॉरिटेरियनिज्म कहता है कि कोई भी ऐसा देश जहां पर कम्युनिटी मतलब मेजॉरिटी के बारे में सुना जाए, किसके बारे में सुना जाए, मेजॉरिटी के बारे में सुना जाए। फॉर एग्जाम्पल इसको बहुत अच्छे से समझो, अब बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड रूल द कंट्री, क्या कहलाएगा, मेजॉरिटेरियनिज्म कहलाएगा। देखो वर्ड में ही छुपा हुआ है ना, मेजॉरिटी, मेजॉरिटी से क्या वर्ड निकलेगा, मेजॉरिटेरियनिज्म, वो गवर्नमेंट, वो रूल जिसमें मेजॉरिटी को सपोर्ट किया जाए। तो किस तरीके से मेजॉरिटी को सपोर्ट किया गया, तो एक एक पॉइंट करके देखने। जैसे 1956 में ना सिंहाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। अगर आप क्या कर रहे हो, सिंहाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना रहे हो इन ईयर 1956, तो किसको एक प्रकार से किसकी बात सुनी जाएगी, ज़्यादातर सिंहाला की बात सुनी जाएगी। चाहे कोर्ट्स हो, चाहे पुलिस स्टेशन हो, हर जगह किसकी बात सबसे पहले सुनी जाएगी, सिंहाला की बात सुनी जाएगी। नेक्स्ट, वो वैसे ही 74% थे, आपने उस पर से उनको क्या दे दिया, प्रेफरेंशियल चीज़ें दे दी, यानी एक रिजर्वेशन प्रोवाइड करा दिया। ये एक बहुत गंदी चीज़ हो गई। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, ये लोग सेक्युलर नहीं थे यार, ये लोग एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहे थे, स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म, जिसके कारण ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होना चालू हो गए। ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि एक बुद्धिस्ट नेशन है और ये ऐसा कर रहा है ताकि वहाँ की जो मेजॉरिटी है वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करे। और याद रखना, जब भी मेजॉरिटी या मेजॉरिटेरियनिज्म देखने को मिलेगा, तब आपको क्या देखने को मिलेगा, इनटॉलरेंस। ठीक है, इनटॉलरेंस देखने को मिलेगा सोसाइटी में। और तब किसी भी बेसिस पे या तो रॉयट्स होंगे, ठीक है, या तो सिविल वॉर जैसी सिचुएशंस आ जाएगी। और ये 100% तय है, कोई भी गवर्नमेंट अगर मेजॉरिटी को स्पेसिफिक सपोर्ट देगा ना भाई साहब, तो ये चीज़ ना 100% तय। और यही हुआ कहाँ पे, श्रीलंका में। ये तो 100% तय था, हमने आपसे कह ही दिया, तो इसका रिजल्ट भी ऐसे ही कुछ होगा। रिजल्ट में क्या क्या देखने को मिला कि जितने भी रिलेशंस थे दो ग्रुप के बीच में, वो पूरी तरीके से खराब होना चालू हो गए। पहली चीज़, स्ट्रगल चालू हो गया टू स्टैब्लिश तमिल डिग्निटी, तमिल भाई साहब स्ट्रगल करने लगे कि वी ऑल्सो हैव आवर ओन डिग्निटी। और सेकेंड, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम। ठीक है, ये एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन था जो तमिल के राइट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फाइट कर रहा था, और इस तरीके से सिविल वॉर जैसी सिचुएशन का जन्म हो गया। और भाई साहब एक चीज़ याद रखना, ये जो चीज़ें चल रही है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबिलिटी को जन्म देंगी। इसलिए आज आप देखते हो कि आज भी श्रीलंका कितना ज़्यादा अनस्टेबल है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से अपन ने अभी तक यहाँ तक देख लिया। अब अपन बात करते हैं व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल भाई साहब। तो याद रखना, अभी अपन ने क्या समझा कि पावर शेयरिंग से ही बेल्जियम ने खुद की डाइवर्सिटी को एकोमोडेट कर लिया। तो यहाँ पे अपन दो चीज़ देखेंगे, पहला देखेंगे प्रूडेंशियल रीजन और सेकंड देखेंगे अपन मोरल रीजन। तो प्रूडेंशियल रीजन की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। प्रूडेंशियल रीजन वो जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी देश के लिए, तो ये क्या कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को प्रमोट करेंगे। और थर्ड, पॉलिटिकल पावर डिस्ट्रीब्यूट अमंग मैनी सिटीजन्स एज पॉसिबल। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल तक। भाई साहब अगर ये कोई आदमी है ना, अगर इस तक पॉलिटिकल पावर पहुंच गई ना, तो ये मान के चलो ये सबसे अच्छा डेमोक्रेटिक देश है। तो पावर शेयरिंग सिर्फ और सिर्फ क्यों डिजायरेबल है, ताकि सोसाइटी में पीस स्टैब्लिश हो और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सके। इज दैट क्लियर प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है मोरल रीजन। तो मोरल रीजन में क्या आ जाएगा कि भाई साहब वो वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग के बिना डेमोक्रेसी पॉसिबल ही नहीं है। भाई साहब आत्मा है पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की। इमेजिन करो, डेमोक्रेसी में क्या है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को। ठीक है, लोगों के पास में पावर जा रहा है, और लोगों के पास में अगर पावर जा रहा है तो भाई साहब दैट इज पावर शेयरिंग। इज दैट क्लियर, दैट्स व्हाई इट इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में ही छुपा हुआ है, डेमोक्रेसी लोगों की सरकार। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, कंसल्टेशन लीड्स टू स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एंड यूनिटी इन अ नेशन। ठीक है, अब एक चीज बताओ आप जितना कंसल्ट करोगे क्या उससे बेहतर रिजल्ट आएगा, क्या उसमें रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा, RESULT, बिल्कुल सही बात है।
और जब रिजल्ट अच्छा होगा तो काम में इफिशियंसी आएगी कि नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें एक प्रकार से पावर शेयरिंग से एसोसिएटेड हैं। तो इस तरीके से ना ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से करना है, देन आपके ये यहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की। तो पावर शेयरिंग कितने टाइप्स के होते हैं, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो पावर शेयरिंग ना अलग अलग लेवल पे होगी, जिसमें सबसे पहले अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो एक जाके देखो, उसमें अपने ब्रीफ डिस्कशन किया है कि व्हाट इज पावर शेयरिंग, ठीक। तो सबसे पहले आता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल मतलब आई साइड के पैरेलल, ठीक है। यहाँ पे ये डायग्राम देख सकते हो। हॉरिजॉन्टल में आपको क्या क्या दिख रहा है कि तीनों चीजें क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर ले लो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव ले लो, चाहे वो जुडिशरी ले लो, तीनों लगभग एक जैसी पावर एंजॉय कर रहे हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और ये तीनों देखिए ध्यान से, लेजिस्लेचर क्या बना रहा है, रूल्स बनाएगा, एग्जीक्यूटिव उस चीज को इंप्लीमेंट करेगा और जुडिशरी उस चीज का क्या देगा, रिव्यू देगा। इज दैट क्लियर। अब ये क्या करता है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को चेक करता है कि भाई साहब एग्जीक्यूटिव सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करेगा। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव मिलके किसको एक प्रकार से देखेंगे, जुडिशरी को देखेंगे। जुडिशरी किस पे लुक बना के रखेगा, किस पे रिव्यू बना के रखेगा, लेजिस्लेचर के रूल्स एंड रेगुलेशंस पे रिव्यू बना के रखेगा। तो इस तरीके से एक चीज समझ में आ रहा है कि भाई साहब ये सारे लोग किस चीज को फॉलो करने वाले हैं, द कंसेप्ट ऑफ चेक एंड बैलेंस ऑफ पावर। किस चीज को फॉलो करने वाले हैं, द कंसेप्ट ऑफ चेक एंड बैलेंस ऑफ पावर। अब ये डिफरेंट ऑर्गन्स में देखने को मिलेगा। एक चीज याद रखना, व्हाट इज ऑर्गन्स, तो अब भी अपन ने देखे हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स देखे हैं, जल्दी बताओ। बिल्कुल हाँ, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इज दैट क्लियर। लेजिस्लेचर, ये 3 डिफरेंट पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी कहलाते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे वर्टिकल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयर। तो वर्टिकल फॉर्म्स कुछ इस तरीके से आपको सामने स्क्रीन पे है, ठीक है। वर्टिकल फॉर्म्स में ना अपन देखेंगे कि भैया गवर्नमेंट ना ऊपर से नीचे पावर को सेंड करेगी। सबसे पहले क्या आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट, देन लोकल गवर्नमेंट। देख रहे हो ना, सेंटर से किसकी तरफ पावर गई, लोकल की तरफ पावर गई। यूं कहो एक कॉमन आदमी के हाथ में पावर चली गई सर इससे। और जब ग्रास रूट लेवल पे पावर एंजॉय करोगे ना, तभी एक प्रकार से स्टेबिलिटी आएगी सोसाइटी में। और ये चीज क्या कहलाती है, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इज दैट क्लियर प्यारे बच्चों, क्या कहलाएगा ये, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। तो ये शॉर्ट रिवीजन है। अब 2 पॉइंट और बचे हैं, तो एक प्रकार से जल्दी से देख लेते हैं। अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। देखो ये जब आप काम कर रहे हो ना, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में आप पावर को शेयर कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, लोकल लेवल पे जो भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं वो सारे आसानी से शॉर्ट आउट होना चालू हो जाएंगे। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज देना चालू कर दी कि कोई भी ग्रुप जो एक प्रकार से उतना एलिजिबल नहीं है कि गवर्नमेंट में आके गवर्नमेंट फॉर्म कर सके, उन सबको क्या दे दिया, रिजर्वेशन देना चालू कर दिया। रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट, रोल ऑफ अपोजिशन। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है यार हमारे हिसाब से ना। हमारी फेवरेट चीज़ है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव, TIV, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। राइटिंग बहुत बेकार है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब होता है कि एक प्रकार से ना सामने वाले को क्रिटिसाइज करना, पर उसके नेगेटिव के साथ उसके सॉल्यूशंस भी देना। तो भाई साहब अगर अपोजिशन है ना, तो एक सॉल्यूशन भी आएगा, रोल ऑफ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलेगा, जिसमें ना अगर आप किसी चीज़ की नेगेटिव चीज़ें बाहर ला रहे हो और उसमें सुधार कर रहे हो तो वो और ज़्यादा अच्छी बन जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी है, प्रेशर ग्रुप भी है। जैसे आपने रिसेंटली किसान मूवमेंट देखा होगा जो काफ़ी बड़े लेवल पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट गया और गवर्नमेंट से कहा कि आप ये चीज़ें सुधार कर लाइए। जैसे आपने इन ईयर 2012-13 की बात है, अन्ना हजारे का एंटी करप्शन मूवमेंट देखा होगा, जिसमें बेसिकली उन्होंने क्या किया था, करप्शन के अगेंस्ट कंटिन्यूसली एगिटेशन किया था, विरोध किया। तो ये सारी चीज़ें ना भाई साहब किस चीज़ को स्ट्रांग बना रही हैं, डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बना रही हैं। इज दैट क्लियर। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हाँ, अब एक चीज़ याद रखना, ये सारे जो जितना भी अपन ने पढ़ा ना, ये पूरी तरीके से आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा चैप्टर का। इसका पूरा नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में इसके चेक कर लीजिए, ठीक है। तो अपन ने पावर शेयरिंग देखा, ब्रुसेल्स का केस देखा, देन अपन ने श्रीलंका का केस देखा, फिर वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार ही बना देते हैं हम, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन अपन ने देखा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल,
फिर अमंग वेरियस ग्रुप्स, और फाइनली फिर अपन ने देखा था प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट्स के बारे में। तो ये था अपना पूरा का पूरा चैप्टर। आई होप अगर आपको ये पसंद आया तो इसको प्रमोट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्र 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 सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।